बाजारों के खुलने की तैयारी, पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ है, संदीप जैन, संदीप वागले, राकेश बंसल और क्रिस सुब्रमण्यम। एक और स्टॉक जहां पर एक्शन होगा और वो है औरोबिंदो फार्मा। कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए, कमजोर रहे उम्मीद से, और स्टॉक में उम्मीद थी कि नंबर्स अच्छे होंगे, तेजी भी बनी। ये बताइए संदीप जी, क्या किया जाए? संदीप जी मतलब जैन साहब बताइए क्या किया जाए? औरोबिंदो फार्मा में कुछ करेक्शन होगा है तो बेच दिया जाए या निचले स्तरों पर खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि औरोबिंदो फार्मा में बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी के फंडामेंटल्स लगते हैं, मुझे बहुत ज्यादा करेक्शन वाली बात नहीं लगती है। ठीक है, रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, बट ओवरऑल अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है, और करेक्शन आए तो लेने का ही है ये स्टॉक। और जिन वैल्यूएशंस पे है और जो फार्मा स्टॉक्स में ओवरऑल पिटाई हुई है, उसके लिहाज से ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं बॉटम फिशिंग होने लगी है और लोअर लेवल्स पे अट्रैक्टिव लगने लगा है। लेकिन राकेश जी, चार्ट देखकर बताइए, सन फार्मा कैसा लगता है? टैरो के नंबर्स काफी कमजोर आए हैं और ये सब्सिडरी है सन फार्मा की। अब सन फार्मा के नंबर्स आएंगे आने वाले दिनों में। सन फार्मा यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं? हेमंत जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका अच्छा नहीं है। स्टॉक ने अभी एक रैली दिखाई थी ऊपर में 675 तक की, वही अब एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। टेक्निकली एज ऑफ नाउ कोई पैटर्न नहीं है खरीदारी करने का। खरीदारी तभी करनी चाहिए जब ये स्टॉक 675 के ऊपर निकले। एल्स नीचे में 635 के अराउंड सपोर्ट है, ऊपर में 675 के अराउंड एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। स्टॉक इस ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट ट्रेडिंग बायस नेगेटिव है। तो फिलहाल बायस है नेगेटिव, इंतजार करें। लेकिन इंतजार खत्म हो रहा है बाजार की शुरुआत का। प्री ओपनिंग सेशन में एसजीएक्स निफ्टी 30 अंक ऊपर दिख रहा है। पहले तो देखना है कि हम शुरुआत कितनी करते हैं। मेरी नजर है 8,800 पर। 8,800 के ऊपर शुरुआत करते, नीचे करते लग ऐसा रहा है कि 8,800 पर ही करेंगे जो संकेत इस वक्त दिख रहे हैं। करेंसी मार्केट के ओपनिंग पर भी रखिएगा नजर। 66-84 कई दिनों बाद 67 के ऊपर जाकर रुपया बंद हुआ है। 35 पैसे की मजबूती। आज डॉलर इंडेक्स थोड़ा ऊपर तो हो सकता है, थोड़ा बहुत नीचे आ भी जाए तो भी कोई खास फर्क पड़ना नहीं है। चलिए, तो ये है आपके लिए आज शुरुआती कारोबार में पहली टिक स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर देख लीजिए। शुरुआत मजबूत होती दिख रही है। 38 अंक ऊपर है निफ्टी, सेंसेक्स 5 अंक नीचे दिख रहा है, कोई बात नहीं। पावर ग्रिड 10% ऊपर, ग्रेसिम 3% ऊपर। ये दो स्टॉक दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं शुरुआती टिक्स में, सेटल होने देंगे। भारतीय इंफ्राटेल 6% मजबूत दिख रहा है, टाटा स्टील 2% मजबूत दिख रहा है। और करेंसी मार्केट की शुरुआत होगी और सबसे पहली होगी आपके अपने चहेते चैनल सीएनबीसी आवाज पर। पहली टिक हम आपके सामने लेकर आएंगे और बताएंगे कैसा खुला रुपया आ चुका है। 66-81, क्या बात है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा कमजोर मजबूत है, उसके बावजूद रुपए की मजबूती बरकरार है। 66.81 3 पैसे की मजबूती के साथ हमने की है आज की तारीख की शुरुआत। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले फटाफट ले लेते हैं स्टॉक 2020 का अपडेट। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। एंड्रू यूल के अच्छे नतीजों के बाद यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। एमआरपीएल में फायदा मिलेगा अगर ओएनजीसी के साथ इसका विलय हो जाता है। शालीमार पेंट के नतीजे कल आने वाले हैं। आज आएंगे दूसरी पेंट कंपनी बर्जर के नंबर्स, और नंबर्स अच्छे आ रहे हैं पेंट कंपनियों के। मिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिशमैन फार्मा जैसी कंपनियों पर मेस डायरेक्टर्स ने आज दाव लगाया। डिपेंडेबल का दर्जा हिंदुस्तान जिंक को दिया, इसके नतीजे आ जाने वाले हैं। सिकाल लॉजिस्टिक्स में कुछ एचएनआई बाइंग हुई है, इसके यहां पर खरीदारी करने की राय है। और पीसी ज्वेलर्स के नंबर से पहले आज आपको तेजी करनी चाहिए, इसके नंबर्स आगे चलकर आएंगे। मुकन जैसे स्टॉक्स और ग्रेफाइट इंडिया जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मेरी टीम ने जैसे बनाया कि दो आपके पास चॉइसेस हैं शॉर्ट करने की, जिसमें यूनाइटेड ब्रूवरीज है, कमजोर आउटलुक है। साथ ही फ्रीड के तौर पर टोरेंट फार्मा दिया जहां बहुत कमजोर नतीजे हैं, लेकिन टाटा स्टील की डील हो गई है लिबर्टी के साथ, तो वो पॉजिटिव है। तलवलकर और एनएलसी इंडिया के बेहतर नतीजे, तो खरीदारी करिए। बॉम्बे डाइंग ने भी बहुत उम्दा नतीजे दिए, अपना घाटा कम करने में सफल रहे, तो खरीदारी यहां पर बनती है। चेन्नई पेट्रोलियम, खबर है कि इसमें मर्जर की हो सकता है आईओसी के साथ, तो वो एक पॉजिटिव है। और अलंकित में तमाम सारे डेवलपमेंट्स इसमें हुए। डिमोनेटाइजेशन का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो इसको हुआ, तो यहाँ पे खरीदारी करिए। आरसी इंडस्ट्री 14 फरवरी को बेहतरीन नतीजे की उम्मीद है, इसलिए यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं आप। और टोरेंट पावर बेहद कमजोर नतीजे हैं, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट की सलाह ये वो स्टॉक्स जो दमदार प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं, इन पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन एक स्टॉक जो आपको माला माल करता है, जी हां, जैकपॉट स्टॉक का समय हो गया है लॉन्ग टर्म के लिए। बेहतरीन आइडिया सीएनबीसी आवाज के रिसर्च हेड आशीष वर्मा लेकर आए।
रडार पे आज है दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम पॉपुलरली DHFL के नाम से जानते हैं। 1984 में इस कंपनी का गठन हुआ था और ये कंपनी मॉर्टगेज फाइनेंस के कारोबार में है। बहुत डोमिनेंट प्लेयर है जो नीश मार्केट्स हैं, यानी कि टियर 2, टियर 3 सिटीज में, और इनफैक्ट बहुत तगड़ी पकड़ है इस कंपनी की जो लिमिटेड कंपटीशन वाले लो और मिडिल इनकम के सेगमेंट होते हैं उसमें। इनफैक्ट इस कंपनी ने, आपको याद होगा, फर्स्ट ब्लू होम फाइनेंस नाम की कंपनी जो पहले डॉयशे पोस्ट बैंक होम फाइनेंस के नाम से जानी जाती थी, उसका अधिग्रहण करा था और उसके बाद इसका विलय कर दिया था अपने में। उसके बाद से इस कंपनी की मिडिल और अपर मिडिल इनकम ग्रुप जो है उस सेगमेंट में पकड़ भी मजबूत हो रही है। आज ये कंपनी देश की तीसरी सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और ना सिर्फ होम लोन्स में इस कंपनी की प्रेजेंस है, बल्कि अब ये कंपनी एक वन स्टॉप शॉप बन गई है तमाम फाइनेंशियल नीड्स के लिए, यानी कि बियॉन्ड होम लोन्स जा चुकी है। इस कंपनी की आज एजुकेशन लोन्स में प्रेजेंस है एडवांस एजुकेशन लोन्स नाम की कंपनी के जरिए, लाइफ इंश्योरेंस में है DHFL प्रीमेरिका लाइफ इंश्योरेंस के जरिए, और इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स में भी अब ये कंपनी आ चुकी है DHFL प्रीमेरिका एसेट मैनेजर्स के जरिए। पिछले साल के एंड में, यानी कि 31 दिसंबर के अंत में, इस कंपनी का कुल AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट था 78,000 करोड़ रुपीस का, और लगातार आपकी स्क्रीन पे वो ट्रेंड आएगा, तिमाही दर तिमाही का ये ट्रेंड है और 4.5% के आसपास का CQGR, यानी कि हर तिमाही 4.5% AUM से इसके औसतन बढ़ते हैं। और ये जो ग्रोथ आ रही है इंटरेस्टिंगली बहुत स्ट्रांग मार्जिन परफॉर्मेंस पर है। NIMs में लगातार इंप्रूवमेंट और 3% के बियॉन्ड इस कंपनी के NIMs जाते हुए। और ध्यान रखिए, इस समय बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था, नोटबंदी के बाद तमाम कंसर्न जाहिर करे गए थे, उसके बावजूद इस कंपनी की एसेट क्वालिटी और इंप्रूव होती हुई नजर आई है। एसेट क्वालिटी ट्रेंड आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, लगातार एसेट क्वालिटी में एक इंप्रूवमेंट पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिला है। इस कंपनी की लोन बुक अब फेयरली वेल डाइवर्सिफाइड है। ये कंपनी पिछले कुछ क्वार्टर्स से लगातार लैप पोर्टफोलियो, यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो पोर्टफोलियो है, बिल्डर लोन पोर्टफोलियो जो है, उसमें एग्रेशन दिखा रही है, उसमें अपना एक्सपेंशन कर रही है, उसमें पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और उन एग्रेसिव बेट्स के बावजूद इस कंपनी की एसेट क्वालिटी में, इस कंपनी की क्रेडिट क्वालिटी में लगातार एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। वो एक इंकरेजिंग सिग्नल है। इनफैक्ट जब मैं कह रहा हूं एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट, तो लास्ट क्वार्टर के जो बेहद मजबूत रिजल्ट्स आए थे उसमें भी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, ग्रॉस NPA इंप्रूव हुए हैं। अच्छा, शेयर होल्डर्स को सबसे इंपॉर्टेंट होता है मुनाफा। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड आपकी स्क्रीन पर है। इनफैक्ट मैंने लंबे अवधि के ट्रेंड्स को मैप करने की कोशिश भी करी, और साल दर साल इस कंपनी का मुनाफा 24% के CAGR से लगातार ग्रो कर रहा है। और तमाम ब्रोकरेजेस की जो प्रोजेक्शंस और एक्सपेक्टेशंस में पढ़ रहा था, यहां से भी हेल्दी लोन पोर्टफोलियो और लोन ग्रोथ देखने को मिलेगी। 21% का CAGR एक्सपेक्टेड है, यानी कि आसान शब्दों में जो मुनाफे का रन रेट है 24% के आसपास का, लाइकली है कि आने वाले कुछ सालों में कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। एक टॉप रेटेड कंपनी है। आपको याद होगा पिछले साल इस कंपनी का बॉन्ड इश्यूएंस हुआ था और रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन नंबर्स आए थे। 1,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड इश्यूएंस था, 3,000 करोड़ रुपए का ग्रीन शू था, कुल मिलाकर 4,000 करोड़ रुपए का साइज था। पहले ही दिन 5 गुना 19,000 करोड़ रुपए के सब्सक्रिप्शन आए थे, जो आज तक का रिकॉर्ड है। इस तरह की इस कंपनी की रेटिंग मानी जाती है बाजार में। प्रमोटर्स का इस कंपनी में 40% के आसपास का स्टेक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का भी एक पसंदीदा बेट है। उन 26 से 27% FPIs इस कंपनी में ओन करते हैं, जिसमें टेम्पल्टन, अकेशिया पार्टनर्स, मॉर्गन स्टैनले, लजार्ड इमर्जिंग मार्केट स्मॉल कैप फंड, ये तमाम FPIs हैं जो बहुत तगड़े चंक्स इस कंपनी के ओन करते हैं। LIC के पास 3.25% और राकेश झुंझुनवाला साहब के पास भी ऑलमोस्ट 3.25% के आसपास की होल्डिंग है। ध्यान रखिए, मॉर्टगेज फाइनेंस कारोबार जो है इस समय बड़े स्वीट स्पॉट में नजर आएगा, स्वीटर आपको नजर आएगा, क्योंकि इस पॉकेट में जो ग्रोथ है, जो एसेट क्वालिटी है, वो पिछले कई सालों से बेहद हेल्दी नजर आ रही है। और सरकार ने जो खासतौर पर हाउसिंग लोन को बड़ा पुश देने की, हाउसिंग सेगमेंट को बड़ा पुश देने की कोशिश करी है, उसका फायदा मिलेगा। ब्याज दरों का ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। जब से वो डिमोनेटाइजेशन के बाद तमाम खबरें आई, तो होम लोन सस्ते हो रहे हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं ऑफटेक जो है होम लोन्स का यहां से इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, और ये बेहतरीन और इंटरेस्टिंग स्टॉक बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के कंपैरिजन में सस्ता ट्रेड कर रहा है। इसके वैल्यूएशंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे। FY18 की जो अनुमानित EPS है उस पर 8 गुना और एडजस्टेड बुक वैल्यू जो है उस पर 1.4 टाइम्स पे ये काउंटर इस समय कामकाज कर रहा है। रडार पर रखें इस कंपनी को।
चलिए, तो DHFL बिग बुल का फेवरेट शेयर आज आशीष ने चुना है, और जब आशीष बता रहे थे तब मैं BSE देख रहा था, तो एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन इन्होंने कल दी है। एडलवाइस की जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, कल हमने बात की थी एडलवाइस के मैनेजमेंट से, तो वहां पर इन्वेस्टर्स को प्रेजेंटेशन भी दी गई है जो BSE पर उन्होंने अपलोड करी है। लेकिन अगर लोग जानना चाहते हैं क्या टारगेट्स हैं इस स्टॉक के, तो बता दूं, वागले साहब भी ब्रेक में कह रहे थे कि उनको ये स्टॉक बहुत पसंद है। वागले साहब बताइए आपके टारगेट्स क्या हैं इसके लिए? हेमंत, आई थिंक 270 में ये स्टॉक ने क्लियर एक ब्रेकआउट दिया है, और तभी मैंने बात कही थी कि 330 का मेरा टारगेट मुझे याद है 330 340, और वो मैं मेंटेन करता हूं। लेकिन आज वो कल में वो नहीं आएगा, लेकिन आज और कल आप ट्रेडिंग टारगेट्स बात करेंगे तो मुझे लगता है 312 315 का ट्रेडिंग टारगेट आज और कल में आ सकता है। ओके, ये है आपके लिए DHFL के टारगेट। बाटा, इस पर राय लेना चाहता हूं राकेश बंसल आपसे। कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे शानदार दिख रहे हैं बाटा के, और जैसा हम अनुमान भी लगा रहे थे पहले कि बाटा के अच्छे नंबर्स होने चाहिए। पोल के मुकाबले में काफी बेहतरीन आई सेल्स, हमारा 585 करोड़ का अंदाजा था, 640 करोड़ की सेल्स का आंकड़ा आया है। मुनाफा 36 करोड़ के अंदाजे के मुकाबले में 58 करोड़ का आया। मार्जिन काफी बेहतरीन, 12.25% के आसपास के मार्जिन, तो यानी कि वो नोटबंदी का कोई असर बाटा के नतीजों पर दिख नहीं रहा। जनरली दूसरे कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक्स पर ये नतीजों का असर दिखा है नोटबंदी का, लेकिन बाटा अलग से निकल कर आया है। क्या चार्ट पर मजबूत है, खरीदा जाए बाटा? बिल्कुल अनिल जी, चार्ट पे काफी मजबूत है। इनफैक्ट 500 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट दिया हुआ है स्टॉक ने। अगर आप सबसे बड़ा स्टॉप लॉस भी लगाएं तो वो 500 का बैठता है, और इमीडिएट इंट्राडे के नजरिए से देखें तो 505 एक क्रिटिकल लेवल है जो कि इमीडिएट एक अच्छा सपोर्ट है। इंट्राडे या 1 से 2 दिन का नजरिया अगर किसी का हो तो 505 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को बाय करना चाहिए, और इस स्टॉक में दमखम है अनिल जी ऊपर में 524 525 के भाव दिखा सकता है। चलिए, तो बाटा के ऊपर रखिए नजर। और कौन सी कंपनियां जिनके नतीजे आए? एंड्रयू यूल 4% मजबूती के साथ खुलेगा, इसके नतीजे अच्छे आए। ग्रासिम स्टॉक पर रखिएगा नजर, MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इसको ऐड किया जा रहा है, तो इसके चलते देखिए 4% ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ। चेन्नई पेट्रो तो हमने आपको बताया ही फोकस में है, क्योंकि IOC ने कहा है कि विलय होगा तो चेन्नई पेट्रो को फायदा मिलने वाला है। और बॉम्बे डाइंग, इसके भी नतीजे आए, नतीजों के बाद ये शेयर भी मजबूती की तरफ आज खुलेगा, इस तरफ के इशारे करता हुआ। टाटा स्टील में भी आपकी नजर होनी चाहिए, लिबर्टी के साथ करार किया है स्पेशलिटी कारोबार को बेचने के लिए। पावर ग्रिड पर भी रखिए नजर। लेकिन टोरेंट पावर, ये है एक्सीडेंट ऑफ द डे, आज 7% नीचे खुलने की तैयारी करता हुआ। अच्छा, जेके टायर के नतीजे भी ठंडे थे। यूनाइटेड ब्रूवरीज के लिए भी खराब खबरें आती हुई। बियर की बिक्री जो है वो 40% घट जाएगी, ये मैनेजमेंट कह रहा है, क्योंकि 500 मीटर की दूरी पर ठेके अलाउड नहीं होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया था। तो ये तमाम शेयर दबाव में। एक और स्टॉक जहां अच्छे नतीजे आए वो है NLC इंडिया। इस पर राय ली जाए हमारे एक्सपर्ट की। NLC इंडिया यानी जिसे आप पहले नेवेली लिग्नाइट के नाम से जानते थे। वागले साहब जरा चार्ट देखिए इसके, क्या यहाँ तेजी बन सकती है? प्री ओपनिंग सेशन में तो 3% मजबूत दिख रहा है। यहाँ पर देखिए आय 39% बढ़कर आई है। मुनाफा क्या गजब बढ़ा है, यहाँ पर 18 करोड़ से मुनाफा बढ़कर सीधा 336 करोड़, जबरदस्त। और मार्जिन देखिए 22% से बढ़कर 33%, यानी कि 50% मार्जिन बढ़े हैं। और ईबिटा 117% बढ़कर 663 करोड़, यानी कि NLC के नतीजे किसी भी लिहाज से देखें तो बेहद जबरदस्त रहे। एक्चुअली वायदा कारोबार से बाहर निकलने के बाद स्टॉक में एक्शन थोड़ा कम हो गया, लेकिन नंबर्स के दम पर क्या तेजी बन सकती है इसमें? अनिल जी, पैटर्न तो काफी पॉजिटिव है, लेकिन ये डेली मतलब 2-3 इन्वेस्टमेंट ग्रेड्स हो गया, मतलब 3 से 6 हफ्ते या महीने का अगर व्यू लेते हैं तो 130 140 जो कि अच्छा मूव है यहाँ से 130-40, हाँ 3 से 6 महीने का व्यू है। राउंडिंग बॉटम से निकला है जो 90 to 93, और 90 का स्टॉप लॉस है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड काफी बेहतरीन बनता है। अच्छा, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 2 इंपॉर्टेंट नतीजे हैं जिस पर नजर होगी। M&M, बॉश, गेल, ये तमाम और ऐसी कंपनियां, इवन टाटा पावर पर नजर होगी। SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा, जैन साहब नतीजों से पहले कैसे अप्रोच करेंगे इन दोनों कंपनियों को? देखिए, वैसे PSU बैंक्स पे अब कुछ समय से बुलिश हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पास्ट में हुआ है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो डिफरेंस था, वो धीरे धीरे गैप कम होना चाहिए, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशंस महंगे लगते हैं और यहाँ पे वैल्यूएशन सस्ती लगती है। और जिस तरीके से कुछ NPS में भी कुछ बैंकों ने अच्छा कंट्रोल किया है और वहां पे रिजल्ट्स अच्छे हैं, जैसे कि PNB है जो कि एक अच्छा खासा एक
अगर टॉप 3 बैंक्स देखें SBI, BOB और PNB, तो तीनों में से एसेट क्वालिटी सबसे खराब यही थी, तो वहां पे भी इंप्रूवमेंट आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आना शुरू होएगा। सरकार भी काफी ध्यान देने लगी है और बैड बैंक और ये सारी जो चीजें हो रही है, रिकैपिटलाइजेशन, सबका इंपैक्ट आएगा, पॉजिटिव इंपैक्ट। SBI तो सर्टेनली मुझे अच्छा लगता है और बैंक ऑफ बड़ौदा के भी नतीजे मुझे ऐसा लगता है कि ठीक आना चाहिए और इसमें भी तेजी आनी चाहिए। बट अगेन रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज भी देखना जरूरी है, क्योंकि अभी जो तेजी आई है उसमें बैंक निफ्टी का अच्छा रोल था और अच्छी खासी तेजी आ चुकी है। तो मैं थोड़ा सा कॉशियस हो गया हूं कि कहीं ना कहीं अब बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनानी चाहिए। थोड़ा करेक्शन हो तो खरीदे स्टॉक, नहीं तो दूसरी अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। ओके, रिलायंस कैपिटल, इसके भी आज नतीजे आने वाले हैं और नतीजे से पहले कल स्टॉक में थोड़ी थोड़ी मजबूती, पोजीशंस बनती हुई दिखी थी। हम आखिरी सौदा में बात भी कर रहे थे कि दिन के हाई पॉइंट के आसपास जाकर बंद होता हुआ दिख रहा है और आज भी देखिए स्टॉक मजबूती के साथ खुला है। क्रिस, ये बताएं कि FNO ट्रेडर्स के लिए क्या रिजल्ट्स के पहले कोई खरीदारी की राय है आपकी? वैसे ब्रेकआउट अच्छी खासी दी है, लेकिन रिजल्ट के दिन का ऑब्वियसली थोड़ी कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। तो 485 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं यहाँ पर और एक नियर टर्म टारगेट अगर पकड़ के चलो तो आई थिंक 510 यहाँ तक डेफिनेटली जाने की संभावना है। तो एक कमबैक रैली पे है, तो आई थिंक शायद ये कम से कम एक 3-4% बढ़त डेफिनेटली मिलने की संभावना है। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा रिलायंस कैपिटल पर। 1 मिनट बचा है, एक बार बता दूं हमारे एक्सपर्ट्स ने आज कौन कौन से स्टॉक्स बताए थे जहां आपको ट्रेड करना चाहिए। TVS मोटर, वोल्टास और फोर्टिस, ये वागले साहब के तेजी वाले पिक्स थे। वोल्टास और फोर्टिस के नतीजे अगले हफ्ते मंगलवार को आने वाले हैं। और संदीप जैन साहब को पसंद था HT मीडिया, सीमेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और RCF हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अच्छा, इन्होंने भी आज चुनी है एक LIC हाउसिंग फाइनेंस। जैकपॉट स्टॉक है आज का दीवान हाउसिंग फाइनेंस, DHFL और राकेश बंसल को पसंद है आइडिया, एशियन पेंट्स और AB नूवो और क्रिस को पसंद है गेल, जी एंटरटेनमेंट। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन नतीजों के दम पर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला अगर कोई एक स्टॉक है तो वो है हैरिसन मलयालम। 7% की मजबूती प्री ओपनिंग सेशन में दिखा रहा है अच्छे नतीजों के बाद। इस पर रखिएगा नजर रखिएगा। बॉम्बे डाइंग पर 2% मजबूत है। NLC यानी कि नेवली लिग्नाइट 3% मजबूत है। बाटा 1% मजबूत है। BPCL 1% मजबूत है। पावर ग्रिड 1.5% मजबूत है। तो ज्यादातर स्टॉक नतीजे के बाद तेजी दिखाते हुए। JK टायर 3% कमजोर, खराब नतीजे के बाद। टायर कंपनियों के तो हम लगातार कह रहे हैं कि नंबर खराब आएंगे। जिस तरह से नेचुरल रबर के दाम बढ़े हैं, इनका प्रॉफिट तो गया। तो ये है पूरी पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 8,800 के पार खुलता हुआ निफ्टी 35 अंकों की दमदार मजबूती के साथ। सेंसेक्स सिर्फ 37 अंक नीचे, लेकिन निफ्टी काफी तेजी से बढ़ा। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं निफ्टी पर। मिड कैप इंडेक्स में भी 1.5% की मजबूती है। बैंक निफ्टी सेंचुरी मारता हुआ 100 पॉइंट ऊपर। ग्रासिम 4% मजबूत, आज का टॉप गेनर। अच्छे नतीजे के दम पर पावर ग्रिड में 1.5% की मजबूती। टाटा स्टील के लिए यूरोप से अच्छी खबरें, 2% का उछाल। टेक महिंद्रा यहां पर है 2% की शानदार मजबूती। SBI 1.5% मजबूत है आज नतीजों से पहले और डिफिन में भी 1% का इजाफा। 85 अंक ऊपर आता हुआ अब सेंसेक्स सेंचुरी मारने के मूड में है। और औरोबिंदो फार्मा है 1.5% कमजोर नतीजों के बाद, 0.5% कमजोर है। BPCL नतीजों के बाद। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज नतीजे पेश करेगा, उससे पहले शॉर्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं। 0.5% ये कमजोर है। टाटा पावर भी आज नतीजे पेश करेगा, उससे पहले कमजोर होता हुआ दिखा। आइए वायदा कारोबार में टोरेंट पावर खराब नतीजों के बाद सबसे बड़ा लूजर, 5.5% फिसलता हुआ। IOC में 2.5% का नुकसान है और औरोबिंदो फार्मा थोड़ा कमजोर। यूनाइटेड ब्रूअरीज में 1% का नुकसान इस वक्त आपको दिखेगा। यह है कमजोर शेयर आज वायदा कारोबार में। तो मजबूत क्या है? AB नूवो 3.5% मजबूत आपको नजर आएगा। टॉप गेनर किसने कहा था? AB नूवो, राकेश बंसल ने। वाह वाह राकेश जी, क्या बात है। AB नूवो और ग्रासिम टॉप गेनर में कुछ तो खबर आने की तैयारी ऐसा लग रहा है AB नूवो और ग्रासिम में, ये देखना होगा। टेक महिंद्रा 2.5% मजबूत और TV18 में 2% की मजबूती। जस्ट डायल मजबूत खुलता हुआ दिखा। 115 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी 8,800 के पार खुलकर 8,825 की तरफ बढ़ता हुआ। बैंक निफ्टी भी शानदार शुरुआत करता हुआ है। ग्रासिम की खबर हमने बताई, दरअसल MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इसको शामिल किया जा रहा है, इसलिए आप देखिए ग्रासिम और ज्यादा तेजी से दौड़ता हुआ 4.5% की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा कौन से स्टॉक में भी वही MSCI इंडेक्स का ही बदलाव है, तो इसलिए ये सारे शेयर भाग रहे हैं जी। IOC में लेकिन देखिए दबाव देखने को मिल रहा है, 1% नीचे है ये शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ। अशोक लेलैंड भी देखिए मुनाफा वसूली होती हुई। हम आपसे कह रहे थे कि स्क्रैप पॉलिसी आएगी, लेकिन
अगर ये मैंडेटरी नहीं की जाती है, इसको ऑप्शनल रखा जाता है, तो थोड़ी मुनाफा वसूली आ सकती है। देखिए वैसा होता हुआ दिख रहा है। यूनाइटेड ब्रूवरीज ने जिस तरह से नंबर्स के बाद कमेंट्री दी है कि 40% बियर की सेल्स घट सकती है, अब देखिए 1.5% नीचे है ये स्टॉक। औरोबिंदो फार्मा भी कमजोर नंबर्स के बाद प्रेशर में, सेल के नंबर्स भी वीक, तो 1% की गिरावट यहां पर। बाटा में नतीजों के बाद अब मुनाफा वसूली होती हुई दिख रही है साफ तौर पर। एनसीसी में भी करीब 1% के दबाव के साथ कारोबार आपको होता हुआ दिखेगा। लेकिन छोटे मझौले शेयरों में कौन से वो स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं? हैरिसन मलयालम अच्छे नंबर्स आए, घाटे से मुनाफे में आई है शायद कंपनी, अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली है। रिजल्ट कल मार्केट के बाद ही है। जी हाँ, मार्केट बाद आए। आप देखिए 11% ऊपर है। एंड्रू यूल के भी नंबर्स अच्छे आए, 6% की तेजी यहां पर। चेन्नई पेट्रो में भी 4% की रैली खबरों के दम पर, और बॉम्बे डाइंग जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। सुजलॉन एक और ऐसा स्टॉक है जो आज जिसके नतीजे आने वाले हैं, कल भी रैली दिखा चुका था और 1% मजबूती के साथ खुला है। एनसीएल इंडस्ट्रीज की आप बात कर रहे थे, इस शेयर ने भी करीब करीब 1% ऊपर कारोबार। एनएलसी इंडिया आपका हैरिसन लॉस 14 करोड़ का था, उसके सामने 3 करोड़ का मुनाफा है। तो घाटे से मुनाफा, हाँ, EBITDA पॉजिटिव हो गया है और इनकम में 58% की बढ़त, इस वजह से इस स्टॉक में अच्छी तेजी आप देख सकते हैं इस वक्त होती हुई दिख रही है। तो नतीजों के दम पर बढ़िया तेजी है, लेकिन त्रिवेणी इंजीनियरिंग 8% कमजोर है खराब नतीजों के बाद। शिपिंग कॉर्पोरेशन 2.5% कमजोर है। कॉस्मो फिल्स में नुकसान है 5% से ज्यादा का। तो कुछ स्टॉक ऐसे हैं भी जो नुकसान भी दिखा रहे हैं, खराब भी होते हुए दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ये बॉम्बे डाइंग लेकिन 1.5% में। कॉस्मो और नितेश दोनों के नंबर 10 कमजोर आए हैं, इसलिए दोनों शेयर गिर रहे हैं। एससीआई के नंबर्स कमजोर आए, सेल के नंबर्स कमजोर आए। टोरेंट पावर ये देखिए शेयर अब 5% नीचे ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। और बीपीसीएल में भी आप देखिए यहां पर नंबर्स के बाद गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि 19.5 रुपए का डिविडेंड जोड़कर सब बता रहे थे, लेकिन बीपीसीएल भी देखिए प्रेशर में आता हुआ ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ। अब एचपीसीएल के नंबर्स 13 फरवरी को आने वाले हैं, सोमवार को, ये देखना होगा किस तरह के आएंगे। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स, एपटेक जिसने कल 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ था, यहां पर कुछ बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स ने खरीदारी की है, ये खबर आई। देखिए आज फिर से 20% का अपर सर्किट कल लगा था, आज फिर से नया 52 वीक हाई इसने लगाया है। सिकाल लॉजिस्टिक्स में कुछ एचएनआई ने खरीदारी करी है, 9 लाख शेयर खरीदे 232 रुपए के भाव पर। सिकाल लॉजिस्टिक्स को भी लाते हैं और देखते हैं आज भी क्या यहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। कल भी मजबूत था और आज भी 2.5% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ। तो जो आप बता रहे हैं आईओसी भी एक और स्टॉक है जहां 3% के आसपास की कमजोरी है आज। तो बीपीसीएल के नंबर्स का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एचपीसीएल के नंबर्स आएंगे अब आगे चलकर। आईओसी नीचे, लेकिन देखिए चेन्नई पेट्रो अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ आज के दिन। बिल्कुल, तो ये तमाम शेयर मजबूत है और अच्छे एक्शन में दिख रहे हैं। इस बीच एक स्टॉक जहां शायद एक्शन हो सकता है वो है सन टीवी लेकर आते हैं। वागले साहब, सन टीवी के चार्ट्स देखकर बताइए। कल वैसे एक अच्छा एक्शन हुआ है, आखिरी 1-1.5 घंटे में पोजीशन हल्की होती हुई दिखी और वायदा कारोबार के बैन से ये स्टॉक बाहर आया है। हालांकि आज बैन से बाहर आने के बाद कोई बहुत पोजीशन तो नहीं बनी है, मुश्किल से 1% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि तेजी हो सकती है इस काउंटर पे, क्योंकि बैन से बाहर निकला और कल शॉर्ट कवरिंग हुई है कुछ हद तक? अनिल जी 745 अगर ब्रेक करता है सन टीवी तो मैं इंट्राडे के लिए बाइक का रिकमेंडेशन दूंगा, अदरवाइज मुझे लगता है वहां पर अटकेगा। ऑन द डाउन साइड 725 ये ब्रेक नहीं होगा, सो ये 20 पॉइंट का रेंज है, 10 पॉइंट नीचे 10 पॉइंट ऊपर। और 745 के पार निकलने के बाद कितनी तेजी होगी? 745 के पार निकला तो 765 768 तक जा सकता है। 745 के पार निकलना चाहिए तो अच्छी तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखेगी। इस बीच स्टॉक 2020 की टीम आप देख लीजिए। नीरज की टीम एनएलसी इंडिया, नेवली लिग्नाइट जिसकी हम बात कर रहे थे, चेन्नई पेट्रो, टाटा, इसलिए तमाम शेयर है जो अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। और हेमंत की टीम में जो स्टार परफॉर्मर है वो सिकाल लॉजिस्टिक, एंड्रू यूल, मुकुंद, एमआरपीएल, ये सारे शेयर हैं जहां पर अच्छा प्रदर्शन आज के सेशन में आपको दिखेगा। ये स्टॉक्स हैं जो पूरी तरह से हावी होते दिख रहे हैं आज के शेयर। इंटरेस्टिंग बात ये, एबीनोवो देखिए 3.5% मजबूत है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट 4% घटा है, यानी कि एबीनोवो में पोजीशन थोड़ी सी हल्की होती दिख रही है। राकेश से राय ली जाए, चूंकि राकेश ने रिकमेंड किया था। राकेश 1500 के करीब पहुंचा है, 1512 का हाई भी लगाया है। इन लेवल्स पे क्या किया जाए? किसी के पास है तो प्रॉफिट बुक करें या अब भी फ्रेश खरीदारी की राय होगी आपकी? नहीं अनिल जी, इन स्तरों पे नई खरीदारी तो नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट हमने अपने क्लाइंट्स को नीचे में 1430, 1435 के अराउंड ही सलाह दी थी। 1500, 1505 के अराउंड तो एक सेलिंग बनती है, मुनाफा को बांधना चाहिए। इन स्तरों के आसपास नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, और टाटा स्टील में भी देखिए करीब करीब 1-1.5% का इजाफा इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टार तो है टीवीएस मोटर,
देखिए कल हीरो मोटर ने जिस तरह से अच्छे नंबर्स पेश किए उसके बाद रैली बनी और टीवीएस मोटर भी सेकंड हाफ में काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था और आज भी तेजी की तरफ ही देखिए भाग रहा है। संदीप वागले साहब का आज टॉप ट्रेडिंग आइडिया भी था। क्रिस, टीवीएस मोटर आपको कैसा लगता है ये बताइए। जी, अगर हम टू व्हीलर की बात करें तो आई थिंक हीरो मोटर, बजाज ऑटो और टीवीएस, इस तीनों में आई थिंक सबसे बेहतर यही टीवीएस ही है। और यहाँ पर बड़े हमने लास्ट 3-4 महीने में करेक्शन भी देखे, लेकिन इतनी फास्ट इसमें रिट्रेसमेंट आई है ऊपर की तरफ। अभी मेरा मानना है कि शायद ये बहुत नजदीक है ये अपना ऑल टाइम हाई तोड़ने की, जो 418 के आसपास है। तो आई थिंक नियर टर्म टारगेट पकड़ के चले तो आई थिंक 435 यहाँ तक डेफिनेटली जाने की संभावना है। तो क्लियर आउट परफॉर्मर है और आई थिंक यहाँ पर किसी को खरीदारी करनी है तो कल के क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर खरीदारी करें। 435 का टारगेट रख सकते हैं। ओके, अच्छा ये बताएं कि टेक महिंद्रा के कोई एक्शन दिख रहा है यहाँ पर खरीदारी करने का? वागले साहब, आपको चार्ट्स के लिहाज से 2.5% मजबूत 500 रुपए पर आया है इस वक्त। अनिल जी, ये चार्ट अच्छा लग रहा है। 494 के स्टॉप लॉस से, मतलब आप 1% के थोड़ा से ऊपर रिस्क ले रहे हैं और इसमें मोमेंटम तब आएगा जब ये 507 ब्रेक करेगा। तो फॉर इंट्राडे मेरा 507-508 का टारगेट होगा और अगर उसको आज ब्रेक कर देता है तो अगर 520 तक भी ये मूव एक्सटेंड हो सकता है आज और मंडे में। और ये बताइए, अशोक लेलैंड जिस तरह से 1.5% की कमजोरी दिखा रहा है, अनुमान था कि स्क्रैपिंग पॉलिसी को मंजूरी मिलेगी तो कहीं कंपल्सिव ना किया जाए कि भाई 10-15 साल पुरानी गाड़ियों को जरूर से बदला जाए, लेकिन ऐसा आया नहीं है। ये शेयर कहां पर खरीदना चाहिए, क्योंकि अभी भी शेयर तो बढ़िया है, कमजोरी हुई है, तो क्या ये अच्छा मौका है या और नीचे लेवल्स पर मिलेगा ये? हेमंत, थोड़ी सी करेक्टिव मूव है जो एक्सटेंड हो सकती है। 94 है, 90, 88 ये लेवल है जहां पर मैं कंफर्टेबल रहूंगा खरीदने में, क्योंकि मुझे लगता है ये 85 के नीचे नहीं जाना है। वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस आप वहां रख सकते हैं। और 102, 103 का मेरा इमीडिएट टारगेट है जो ये अगले 2-3 दिन में आ सकता है। बैंक निफ्टी देखिए क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है, 150 पॉइंट ऊपर एसबीआई में तेजी देखने को मिल रही है। आज बाजार का मूड सुधारने का काम अगर कोई एक सूचकांक कर रहा है तो बैंक निफ्टी कर रहा है और ये बुल्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा आज। बिल्कुल, इसलिए आज हमने सुबह कहा कि भाई देखिए बैंक निफ्टी बाजार का डायरेक्शन आज दिखाएगा और नतीजे आज ये मेक और ब्रेक वाले हैं। लेकिन एक और स्टॉक जहां पर अच्छा एक्शन होता हुआ दिख रहा है, ग्रेन्यूल्स इंडिया मजबूत होना शुरू हो रहा है, 1% के आसपास की मजबूती, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई खबर है नहीं, नतीजे तो मेरे ख्याल से पहले आ चुके हैं जहां तक मुझे अंदाजा है। 2 लाख शेयर नए जुड़ते हुए दिख रहे हैं मेरे सामने ओपन इंटरेस्ट में। ग्रेन्यूल्स के चार्ट पर कोई व्यू है आपका? राकेश जी बताएं। अनिल जी, काफी पॉजिटिव व्यू है। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि इस खराब माहौल के अंदर, फार्मा और आईटी के खराब माहौल के अंदर, जो स्टॉक्स फार्मा और आईटी के एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिखा रहे हैं, जहां पे टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, उनको मिस नहीं करना चाहिए। और ग्रेन्यूल्स इंडिया का जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक बड़ा अप मूव देखने को मिल सकता है। ऊपर में अगर आप देखें तो 142, 143 भी मुमकिन है और नीचे में 130 स्टॉक का बेस है, वहां पर स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को बाय करना चाहिए। ये इस पर रखिए नजर। देखिए, हम आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कुछ बड़ा हो रहा है और क्या तेजी बन रही है। 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ 2% ऊपर है ये स्टॉक। जैन साहब, आप ट्रैक करते हैं? देखिए, लोग तो काफी बुलिश हैं स्टॉक को लेकर। आगे चलकर BMW के साथ एक टाई अप के तहत बाइक भी आएगी इनकी। और एक बार रिपीट कीजिएगा हेमंत जी नाम। टीवीएस मोटर सर। ओके, नहीं ये स्टॉक सर्टेनली अच्छा लगता है और जो आपने कहा कि ये टाई अप है, इसका भी एक बेनिफिट मिलेगा इस कंपनी को। और जिस तरीके से हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट्स आए हैं तो मुझे लगता है कि सर्टेनली इस स्टॉक में भी जान है। और जिस तरीके से बेस इसका छोटा है और अभी भी पास्ट में भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, तो आई फील कि सर्टेनली आगे भी आने वाले दिनों में ये स्टॉक अच्छा ही परफॉर्म करेगा। सो आई फील इट्स अ गुड स्टॉक टू होल्ड एंड बाय ऑन डिक्लाइंस का स्टॉक है। बाय ऑन डिक्लाइन का ये एक स्टॉक है और टीवीएस मोटर बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ, और खासतौर से तब जबकि हमारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन हो, वागले साहब की और पहली रिकमेंडेशन हो, तो फिर स्टॉक चलना तय है। फेडरल बैंक एक और स्टॉक है जो डेज हाई पर आता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी तक मुझे बड़ी पोजीशन बनने के संकेत तो नहीं है, लगभग 1% के आसपास ओपन इंटरेस्ट में मुझे इजाफा दिखा, लेकिन ये स्टॉक भी बड़े स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में चल रहा है। जैकपॉट था पिछले हफ्ते का। जैकपॉट था। कई खबरें इस स्टॉक को लेकर भी चल रही कि शायद कोई मर्जर वगैरह का कैंडिडेट हो सकता है। आजकल ये भारत फाइनेंशियल, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, पीरामल एंटरप्राइजेस, पता नहीं मतलब क्या क्या काफी कुछ चीजें चल रही है। एनीवे, खबरें क्या होगी वो तो पता नहीं, लेकिन चार्ट्स पर क्या सिचुएशन है फेडरल बैंक को लेकर, वागले साहब आप बताएं।
खरीदना चाहिए इन लेवल्स पर? फंडामेंटली तो स्टॉक बहुत मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। अनिल जी, मुझे इसमें लॉन्गर टर्म व्यू काफी क्लियर है। 85-86 के ऊपर निकलता है सीधा 110 तक, बहुत फास्ट जाएगा। आप आज का पूछे तो मेरे को वो पैरामीटर्स नहीं मिल रहे जैसे टीवीएस में मिल रहे थे, भागा वो स्टॉक। लेकिन ये पोजिशनल व्यू तौर पे 86 के ऊपर क्लोज होता है और थोड़े से वॉल्यूम अच्छे रहेंगे, पूरे राउंडिंग बॉटम से निकल रहा है, तो 5 रुपए रिस्क लीजिए, 25 रुपए अपसाइड होगा, तो वो रिस्क टू रिवॉर्ड एज अ ट्रेडर। तो फिर तो आज तो हफ्ते का आखिरी दिन है, ओके। और अगर आज 86 के ऊपर बंद हो गया तो फिर तो आपका तो चार्ट एकदम मजबूत हो जाएगा। आफ्टरनून में बात करेंगे। चलिए, क्योंकि इसमें एक और खास बात है, राकेश झुंझुनवाला, आकाश प्रकाश, अमानसा कैपिटल वाले, यूसुफ अली, सबकी बड़े बड़े लोगों की बड़ी स्टेक है, तो ये स्टॉक फंडामेंटली भी हम काफी लंबे समय से हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए। हम तो फेसबुक लाइव में कहते आए हैं कि इस शेयर को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख लेना चाहिए, 2-4% के लिए नहीं, लंबी तेजी के लिए। करेक्ट। तो ये स्टॉक है जहां पर आप नजर रखें इन्वेस्टमेंट के लिए। आज से फेडरल बैंक का वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले बता दें, बाजार 8,800 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऊपरी स्तर पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, जैसा हम कह रहे थे 8,825 पार करना थोड़ा मुश्किल है। 8822 ये है आज का हाई और इस वक्त हम 8,800 पर हैं। 1/4% निफ्टी मजबूत है, बैंक निफ्टी अब भी 125 अंक मजबूत है। ब्रेक के बाद जल लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और अब फोकस होगा बाजार के लिए आगे के सबसे बड़े ट्रिगर पर। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के लिए कल पहले चरण का मतदान होगा। पंजाब और गोवा में ऑलरेडी वोट पड़ चुके हैं। 7 चरणों में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में बाजार की सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, और वो इसलिए क्योंकि ये प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से। और देश की राजनीति के लिहाज से भी ये सबसे अहम है, क्योंकि नोटबंदी का कितना असर चुनावों पर पड़ेगा और क्या ये चुनाव मोदी सरकार के लिए नोटबंदी पर जनमत संग्रह, ये सबसे बड़ा सवाल है। या अगर बीजेपी जीत गई तो बाजार में कितनी तेजी होगी और अगर हार गई तो क्या होगा? इससे 2019 के लोकसभा चुनाव के संकेत भी मिलेंगे। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ CNBC आवाज के संपादक आलोक जोशी जी, बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब और TheWire.in के फाउंडर MK वेणु जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। जोशी सर, आपसे ये बताइए, शुरुआत करना चाहता हूं, रेफरेंडम है, ये सब लोग कह रहे हैं नोटबंदी का, क्या मानना सही है? इसको मानना हमारे आपके मानने से फर्क नहीं पड़ता है, जनता क्या मानती है देखना होगा। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कह चुके हैं कि अगर आप लोग इसे नोटबंदी का रेफरेंडम मानना चाहते हैं तो मान लीजिए, हालांकि उनके हिसाब से जायज नहीं है। और जो यूपी से घूम के लोग आ रहे हैं, ग्राउंड पे जो रिपोर्ट मिल रही है, मेरी व्यक्तिगत जानकारी ये है कि वहां लोग नोटबंदी से कोई बहुत नाराज हैं, ऐसा नहीं है। ग्राउंड पर नोटबंदी से नाराज लोग नहीं दिख रहे हैं। तो आप इसे रेफरेंडम कहें, चुनाव के नतीजे क्या होंगे, बीजेपी जीतेगी या हारेगी पता नहीं है, लेकिन उसको नोटबंदी से जोड़ के देखना थोड़ा मुश्किल होगा। वेणु शायद उत्तर प्रदेश घूम आए हों, काफी फील्ड में घूमते हैं चुनाव के पहले, तो वेणु आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का माहौल है और क्या सच में नोटबंदी कोई इशू है वहां? देखिए आलोक, मैं अभी जाऊंगा यूपी अगले हफ्ते, मगर मैं वेस्टर्न यूपी क्योंकि दिल्ली के करीब है, हमारे रिपोर्टर्स और कई और पत्रकार जो वहां गए हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूं, उनसे ये जानकारी ये मिल रही है आलोक कि नोटबंदी पर से चुनावी मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, मगर नोटबंदी के चलते हुए एक जो अभी आर्थिक स्थिति वहां पे खासकर वेस्टर्न यूपी में जो पैदा हुई है, जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोगों की नौकरियां गई हैं, मुरादाबाद में जैसे अभी भी 40% वहां के जो पीतल के जो छोटे छोटे जो वो बंद पड़े हुए जो बनाते हैं जो कारीगर वगैरह, तो उसका एक किस्म से एक इम्पैक्ट होगा, मगर सबसे बड़ा मुद्दा वो नहीं है। मगर लोग जरूर उसकी बात कर रहे हैं, और मैं ये कहूंगा कई इश्यूज में से एक इश्यू है नोटबंदी के बाद जो इकोनॉमिक स्थिति है। और मगर अभी भी जो मेरी जानकारी आलोक ये है कि वेस्टर्न यूपी में
कास्ट अरिथमेटिक अभी भी काफी जोरों की काम कर रहा है। और जैसे कहा जा रहा है कि जाट जितने कई जो पिछले बारी 2014 में जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, कई लोग इस बात से नाराज हैं कि एग्रीकल्चर को कुछ सेक्टर को कुछ मिला नहीं, या हरियाणा में जाट्स लोग पावर खो चुके हैं, जाटों को पावर वापस वो चाहते हैं कि जाट वापस अपने पावर इक्वेशन में आए। तो इन सब चीजों की बात चल रही है। इसलिए आज अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया हिंदी अखबार को अमर उजाला को, जिसमें उन्होंने ये आशा व्यक्त की है कि जाट अभी भी बीजेपी के साथ होंगे। अब मैं इसको मैं इंटरप्रिटेशन देता हूं कि आशा व्यक्त कर रहे हैं कि जाट होंगे, इसका मतलब लोगों ने डाउट ये रखा है कि शायद जाट उतने मात्रा में बीजेपी के साथ नहीं है। और वेस्टर्न यूपी में जाट बड़े इंपॉर्टेंट। ये आप सही कह रहे हैं वेणु, क्योंकि जाटों का, और खासकर क्योंकि कल जो चुनाव होने हैं 73 सीटों पे वेस्टर्न यूपी की सीटें हैं, उनमें जाटों का बहुत बड़ा असर है। और ये कई दिनों से बात हवा में है कि जाट इस बार बीजेपी से नाराज हैं पिछले लोकसभा चुनाव में। और लोकसभा चुनाव इसलिए बहुत बड़ा बेंचमार्क नहीं मानना चाहिए कि वो एक अप्रत्याशित स्थिति थी, एक बहुत बड़ी वेव इस देश में चल रही थी जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 46% वोट मिला। 46% वोट भारत की राजनीति में किसी प्रदेश में किसी को सामान्य स्थितियों में नहीं मिलता है। इसलिए अब शायद बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा बेंचमार्क खड़ा हो गया है, जिसके सामने उसको अब अपनी हर परफॉर्मेंस को तोलना पड़ेगा। जफर साहब, आप से पूछना चाहता हूं कि आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये बात बीजेपी के लिए भी थोड़ी विचित्र है कि कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति को लुभाने की कोशिश कर रही है। अब तक आप लोग राष्ट्रीयता के नाम पर बहुत ज्यादा से ज्यादा हुआ तो धर्म के नाम पर बात करते थे, लेकिन अब क्या ऐसा है कि आपका डेवलपमेंट का कार्ड, विकास का कार्ड, या उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा न दिखा पाने की मजबूरी आपको इस जगह ले आई है कि आपको वहां जातियों के नाम पर उनकी बात करनी पड़ रही है? आलोक जी, देखिए, हमारा जो चुनाव का मुद्दा रहा है शुरू से, अगर आप देखें तो 2014 से हम एक ही चीज के बारे में बात करें, चाहे हम इलेक्शन हारे हो या जीते हो, या हमारे प्रोस्पेक्ट अच्छे हो या मीडिया में हमारे प्रोस्पेक्ट खराब हो, हर स्थिति में हमने सिर्फ एक ही मुद्दा रखा है, वो विकास का। ये अलग बात है कि कुछ स्टेट्स में ऐसी समीकरण बनती है जहां पर जाति, धर्म ये प्रोमिनेंस ले लेता है मीडिया में, लेकिन जमीन है हालात अगर आज देखें तो आज भी लोगों के जो प्रति एक चिंता है वो है कि विकास नहीं हो रहा है, और सड़क, बिजली, पानी और जो आम लोगों की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो तकलीफें आते हैं उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बात में भी सच्चाई है आलोक जी कि देखिए, वो उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर कहीं न कहीं जाति पाति चलता है। और अगर आप देखिए तो दो जो हमारे विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो, गठबंधन हो, दोनों ने कहीं न कहीं समाज को तोड़ने की कोशिश की है। मुस्लिम समुदाय के वोट को, दलित समुदाय के वोट को, और इस तरह के आह्वान देते रहे, यादव वोट, इस तरह के आह्वान देते रहते हैं ताकि समाज के जो वोट है वो टूटे और उनका जो फायदा है उसमें हो। लेकिन इस बार मुझे बड़े गर्व से हम कह रहे हैं कि जितना भी कोशिश वो कर ले, लेकिन चाहे आप नोटबंदी के बारे में बात करें, नोटबंदी के बारे में जो भी बात कर रहे हैं, जमीन में देखिए, मैं भी उत्तर प्रदेश बहुत गया हूं और जाता रहता हूं, रोज पल पल की खबर रखता हूं। उत्तर प्रदेश में नोटबंदी की बात जरूर होती है, और होती जो भी है जमीन, खासकर जमीनी, अगर आप देखें गांव में होती है ज्यादा बातें, और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है लोगों में, और लोगों ने समझा कि ये साहस भरा कदम जो है प्रधानमंत्री ने उठाया था लोगों के हित में, और प्रदेश की जनता ये समझ रही है कि लोगों के हित में ऐसे डिसीजन है जिसके लोग मुखालफत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने जो भी जहां भी उत्तर प्रदेश में लोगों से बात हो रही है, तो नोटबंदी को लेकर कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। नोटबंदी के नाम पर कोई विरोध कर रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए, जो अभी वेणु ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक आदमी है जिसकी जिंदगी पर असर पड़ गया है, वो इस बात को नोटबंदी के नाम पर अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करेगा, लेकिन अपनी परेशानी को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा। मुझे लगता है कि वो एक चिंता है अनिल जी, जो शायद इस चुनाव पर असर डाल सकती है। लेकिन मुझे लगता है उससे बड़ा सवाल यह है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो लगभग सभी तरह की डेमोग्राफीज को रिप्रेजेंट करता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो वर्षों इस देश को नेतृत्व देता रहा है। कहा जाता था जिसने यूपी जीता वही हिंदुस्तान जीतेगा। राइट। और
उत्तर प्रदेश पिछले 25-30 सालों से एक तरह से हाशिए पे चला गया है और भारतीय जनता पार्टी ने विकास की राजनीति की, पूरे देश में इन्होंने नाम कमाया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब आश्चर्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में वो दो पार्टियां जो जाति की राजनीति करती थी वो भी विकास के प्लान पे किसी से कमजोर नहीं है। ये एक बड़ी चुनौती इनके लिए सामने है। दूसरी जो जफर साहब, मैं आपसे फिर एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सामने दिखाने के लिए एक चेहरा नहीं है, मोदी जी के चेहरे पर कितने लोग कहां कब तक वोट देंगे? देखिए आलोक जी, ये इस बात में सच्चाई है कि हम लोगों ने कोई चेहरा नहीं दिया है, लेकिन वो पार्टी का स्ट्रैटेजिक रीजन होता है, इसलिए कि हमने चेहरा दे के भी जीता है और हमने चेहरा दे के नहीं भी जीता है। तो आप पिछले जो स्टेट इलेक्शंस हुए हैं पिछले बार, कई स्टेट में कहीं हमने चेहरा दिया है तो नहीं भी जीते हैं और कहीं चेहरा दिया उसके बावजूद, नहीं देने के बावजूद भी जीते हैं। तो ये पार्टी डिसाइड करती है कि किस स्टेट में कैसे सिचुएशन है और किस तरह से कब चेहरा दिखाना चाहिए। ये पार्टी अपने जो स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव होते हैं उसका पार्ट है कि किस तरह से दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, सीनियर लीडरशिप डिसाइड करती है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बेंच स्ट्रेंथ की बिल्कुल कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉम्पिटेंट हैं, जो मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हो सकते हैं और उनमें कॉम्पिटेंसी है। लेकिन जब भी डिसीजन होगा, वो जब प्रदेश में जब इलेक्शन खत्म होगा और पार्टी की जो एमएलए जीत के आएंगे वही डिसाइड करेंगे। सर यहाँ पे आपसे मैं एक दो नाम जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूं, बरेली से, और मैं भी देखिए उत्सुक हूं जानने के लिए कि अगर बीजेपी जीतकर आती है तो कौन से वो 2-4 नाम हैं जो सीएम बनने के कैंडिडेट हैं? देखिए हमारे लीडरशिप ने तो अनाउंस नहीं किया और आप मुझसे चाह रहे हैं कि मैं अनाउंस कर दूं। नहीं 2-4 नाम मैं ये जानना चाहता हूं जो बन सकते हैं, क्योंकि आपसे नहीं देखिए हमारे यहाँ पर बेंच स्ट्रेंथ की कमी तो है नहीं, बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, तो इसलिए एक दो नाम लेना सही नहीं होगा। ये लीडरशिप डिसाइड करेगी, एमएलए डिसाइड करेंगे उस वक्त के चुने हुए। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत समर्थन है लोगों का। आप अगर गांव में जाएं, इनफॉर्मल सर्वे करें, सर्वे की रिपोर्ट पे मत जाए, मैं चाहे हमारे बीजेपी को कोई 205 दे रहा है या 220 दे रहा है या 50 दे रहा है, हम किसी उसको छोड़ के आप इंडिपेंडेंटली एक लोगों के बीच में बड़ा सैंपल सर्वे ले, गांव में खास के, तो आपको लगेगा कि प्रदेश की जो गांव में जनता है वो बिल्कुल पूरे तौर से बीजेपी के साथ है। और इस बार मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई भी तरह की दिक्कत होगी। 381 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो 2014 में लीड किया था 381 में, उसमें ज्यादा से ज्यादा हम रिपीट करने में कामयाब होंगे। ऑलराइट, चलिए लेंगे इस नोट पर एक। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। मैं कह रहा हूं कि आपके जो सिस्टर चैनल CNN IBN ने सारे पोल्स का जो एवरेज निकाला उसके मुताबिक SP कांग्रेस अलायंस 180 और बीजेपी 160 है। मैं ये बस एक कहना चाहता था, सारे पोल्स का एवरेज है वो। बिल्कुल सही। सर एक ब्रेक लेने का वक्त है और ब्रेक के बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। आप सब हमारे साथ बने रहिए। जी हाँ, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर, देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल पर ये इंटरेस्टिंग बातचीत, और यही चीज डिसाइड करेगी बाजार का रुख। दरअसल बिल्कुल सबसे बड़ी ये हमने कहा कि बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर अब आगे जो है वो है ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे, और उसमें भी सबसे ज्यादा अहमियत उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, तो होली किसके लिए बहुत बढ़िया होने वाली है। 11 को आएंगे नतीजे, इस सब पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। 8,800 पर निफ्टी का कारोबार 25 अंकों की मजबूती के साथ। सेंसेक्स 50 अंक ऊपर है। बैंक निफ्टी में 125 अंकों की मजबूती। हम उत्तर प्रदेश के चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं कि किस तरह से चुनाव होंगे, क्या मुद्दे होंगे और उसका क्या असर पड़ने वाला है देश की राजनीति पर, देश की इकोनॉमी पर। हमारे साथ हैं CNBC आवाज के संपादक आलोक जोशी, बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब और साथ ही द वायर के फाउंडर MK वेणु साहब। वेणु साहब, जो बात मैं जानना चाहता हूं वो ये है कि अगर बीजेपी जीतती है उत्तर प्रदेश में और अगर हारती है तो इन दोनों ही केस में केंद्र की सरकार के कामकाज पर क्या असर पड़ेगा? क्या उत्तर प्रदेश जीतने से कुछ काम ज्यादा होंगे, बेहतर होंगे, इकोनॉमी को रफ्तार ज्यादा मिलेगी, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? देखिए अनिल, इसमें 2 बातें हैं। एक, अभी जो बजट पेश किया
जेटली साहब ने, उसमें प्रधानमंत्री का भी जाहिर है बड़ा स्टैंप था। आप देखिए अब इस बजट में बीजेपी ने रेजिस्ट किया, बड़े पॉपुलिस्ट बजट नहीं पेश किया और कोशिश करेगी भाई वित्तीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट सब कंट्रोल में रखे। एक मैक्रो फंडामेंटल्स पे पूरा फोकस था। अगर यूपी में हारते हैं तो ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन और ये जो डिसिप्लिन है उसमें वो बिगड़ सकता है, क्योंकि अगले साल का बजट फिर इनके लिए आखिरी मौका होगा, बड़ा बजट होगा 2019 के चुनाव के पहले का, तो वो फिर बिल्कुल पॉपुलिस्ट हो जाएगा। और अगर अनिल अगर जीतते हैं यूपी में तो मोदी जी इस बजट का भी एंडोर्समेंट लेंगे और इकोनॉमिक पॉलिसी डिमोनेटाइजेशन के बाद जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया है उसका एक एंडोर्समेंट माना जाएगा यूपी के इलेक्शन को लेके, और फिर वो उसी लाइन पे फिर इकोनॉमिक पॉलिसी जो अगला बजट वो कंसोलिडेशन के पाथ पे ही चलेगा। मगर यूपी में हारने से अगला बजट बहुत पॉपुलिस्ट हो सकता है, ये मेरा मानना है। आलोक जी, यही सवाल आपसे। मैं बात जो प्राइमा फेसी देखूं तो मुझे वेणु की बात पूरी सही लग रही है, लेकिन मोदी जी को जो लोग जानते हैं वो ये देखिए, मोदी जी वो नहीं करते हैं जो हम लोग सोचते हैं, वो जब करते हैं तब दिखता है। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि पहला सिनेरियो तो ठीक है कि अगर ये पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत गई तब वो इस बात पर आगे बढ़ेंगे, वो इसे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी का एंडोर्समेंट मानेंगे। आप अभी कल देखें, कल एक फैसला आया है कि अब राशन की दुकान पर भी आधार कार्ड दिखाकर अनाज मिलेगा। तो सब्सिडी कट करने की बात हम 25 साल से सुन रहे हैं, ये सरकार उस पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ये अच्छा बुरा लगना कुछ समय का होता है। गैस सिलेंडर जिन लोगों की सब्सिडी कटी वो कुछ दिन बुरा मान गए, उसके बाद आप सबको आदत पड़ गई है। ठीक बात है। और अब वो आस पड़ोस ऐसे लोगों को देख के खुश हो रहे हैं जिनके घर में नए कनेक्शन लग गए हैं। इसी तरह मुझे ये लगता है कि अगर ये हार भी गए तब भी ये कुछ बहुत ड्रास्टिक इकोनॉमिक एक्शन करेंगे, क्योंकि ये बात बार बार कह रहे हैं नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कि मैं चुनाव जीतने के लिए देश की नीतियां नहीं बना रहा हूं। और ये कितना सच है कितना सच नहीं है ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर ये सच है तो ये हिम्मत का काम है। किसी दिन किसी को इस देश में ये कदम उठाना पड़ता है। ठीक बात है। लेकिन इसके कॉन्ट्ररी एक दूसरा व्यू भी है कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में हमेशा फिस्कल कंसोलिडेशन से काम नहीं चलता है। जिन देशों को तरक्की करनी होती है, अपने देश के गरीब लोगों को आगे बढ़ाना होता है, वो फिस्कल डिसिप्लिन से नहीं चल सकते हैं। उनको फिस्कल डिसिप्लिन में ढील देनी पड़ती है जिससे देश में डिमांड पैदा हो, प्रोडक्शन हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो अगर उस मोर्चे पे आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो केवल फिस्कल कंसोलिडेशन आपको कहीं नहीं ले जाएगा। और ये फिर 2019 के चुनाव में एक बहुत गंभीर खतरे के तौर पे इनके सामने खड़ा होगा। जफर साहब, आपसे सवाल मेरा ये है कि देखिए, पहले जो सर्वे आ रहे थे, जब तक कांग्रेस और एसपी का गठबंधन नहीं हुआ तब तक तो बीजेपी के लिए राह बहुत आसान थी और लग रहा था कि आराम से 200 सवा 200 सीट लाने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका गठबंधन होने के बाद में मामला थोड़ा मुश्किल भरा दिख रहा है। तो आप इससे कैसे निपट रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वोट बंटना जो पहले बंटने वाले थे वो तो बटेंगे नहीं, और इस लिहाज से अब ये चुनाव ज्यादा दिलचस्प हो गए और नतीजों का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। देखिए, पहले तो जो पहला सवाल आपने किया था बाकी दो पैनलिस्ट से, आलोक जी से और मेनू जी से, उसका जवाब देता हूं। देखिए, जहां तक फिस्कल कंसोलिडेशन का सवाल है, हमारी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, बट प्रूडेंस फिस्कल जो पॉलिसी है वो हमारी रहेगी। उसमें विकास के लिए जो कैपेक्स है वो भी जो जरूर रहेगा, और आपने देखा इस बार भी कैपेक्स का हमारा बजट में बजटीय एलोकेशन ज्यादा रहा है, कम नहीं हुआ है। और जो पीएसयूज है, जो जिनके पास सरप्लस कैश है, उनको भी हम पुश कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो हमारी नीति यही रही है कि गवर्नमेंट जो बजटरी एलोकेशन है कैपेक्स के लिए प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को भी प्रोत्साहन मिले और वो साइकिल भी रिवाइव हो, एक्सेस कैपेसिटी जहां पर वो खत्म होके नए कैपेसिटी बिल्ड हो और न्यू साइकिल, बिजनेस साइकिल शुरू हो। और उसके लिए हम कोशिश पूरी कर रहे हैं और वो एनवायरनमेंट बना रहे हैं। उसमें पॉपुलिस्ट बजट और नॉन पॉपुलिस्ट बजट नहीं, बल्कि जो प्रूडेंस पॉलिसी है, जो पॉलिसी जो देश और विदेश सारे लोगों जिस पॉलिसी को इंडोर्स करते हैं वैसी पॉलिसी। और आप इस बार अगर आपने देखा होगा,
आपने अगर बजट को सही से अगर मायना किया होगा तो डेट टू जीडीपी रेशियो अगर आप देखिए तो पहली बार आप देखिए पिछले इतिहास को देखिए 85% रहता था डेट टू जीडीपी रेशियो। इस बार स्टेटेड ऑब्जेक्टिव हमारी रही है, ये किसी ने ध्यान नहीं दिया कि स्टेटेड ऑब्जेक्टिव 60% डेट टू जीडीपी रेशियो रहेगा और ये पहला एक ऐसा स्टेटमेंट है और ये एफआरबीएम में का पार्ट बन गया है जिसकी वजह से हमको इंडिया को रेटिंग अपग्रेड करने में शायद बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और रेटिंग एजेंसी इस चीज को इग्नोर नहीं कर पाएगी। इसलिए कि अब तक उन लोगों ने दुनिया के हर कंट्री को आप देखिए एनालाइज कीजिए, जो चाहे वो डेवलपमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पैरामीटर्स वो लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स और उसके बेसिस पे करे उसमें इंडिया बहुत आगे है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा था बिकॉज ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसपे रेटिंग एजेंसी कहीं ना कहीं कंसर्न रहती थी, उसको भी एड्रेस कर दिया हमारी सरकार ने। और आप अगर प्राइमरी डेफिसिट का देखें नंबर तो पहली बार ऐसा लग रहा है प्राइमरी डेफिसिट जो है 0.1% है, जो कि वो भी बहुत पॉजिटिव है। तो इन दोनों की वजह से रेटिंग अपग्रेड होगा और मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट बहुत अच्छे है, पूरे देश और बाहर की इकोनॉमी सब इसको इंडोर्स करती है, तो ये अच्छा होगा। जहां तक ये और इसका पूरा श्रेय जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई पूरे देश को के इंटरेस्ट को ध्यान रख के किया है, न कि सिर्फ वोट को और वोट के बैंक को ध्यान रख के किया है, और इस बात को पूरी देश की जनता समझती है। और आज का जिस तरह से मीडिया हाईलाइट करती है। दूसरी बात जो सवाल आपने किया था उसको मैं जवाब देता हूं। दूसरा सवाल जो है, देखिए गठबंधन जरूर हुआ है, लेकिन हमें गठबंधन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आज सरकार हम यूपी जीतते हैं नहीं जीतते हैं तो आज जैसे सिचुएशन है वैसी हमारी पॉलिसी रहेगी, और हम जीतते हैं तो भी हमारी पॉलिसी इसी तरह की देश के हित में रहेगी। लेकिन वो बात प्रदेश की जनता जो है आपकी पॉलिसी जो पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं हो पा रही है, वो आपका पॉइंट मान लिया कि आपकी पॉलिसी पर फर्क पड़ता हो ना पड़ता, वो बात सही है। हो सकता है आप चुनाव जीते हारे पॉलिसी कुछ भी रखे, लेकिन गठबंधन का असर चुनाव के नतीजों पर पड़ता है। अगर आप ये कहेंगे वो नहीं पड़ता तो वो शायद आपकी बात से कोई भी सहमत न हो। फिलहाल आज वक्त की कमी है, आप सबसे इजाजत लेने का वक्त है। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा उसमें जी, एक छोटी सी बात कहूंगा गठबंधन वाले में। देखिए गठबंधन में ये सही है कि मुस्लिम वोट गठबंधन में मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन होने के चांसेस थे बहुत ज्यादा, लेकिन पिछले दिनों के अगर आप देखें जो डेवलपमेंट है तो मुस्लिम वोट का भी डिवीजन हो रहा है। कंसोलिडेशन ये अगर गठबंधन से सिर्फ मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन हो रहा था और कुछ नहीं, लेकिन वो भी आप पिछले दिनों में देखिए सारी मुस्लिम जमायत ऑर्गेनाइजेशन ये सारे बीएसपी की तरफ बार बार कह रहे हैं कि हम बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने कल भी देखा जामा मस्जिद के इमाम ने कहा कि मैं बीएसपी को सपोर्ट करना, और बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात को एक्सपोज किया है कि जो समाजवादी सरकार ने बार वायदे के बचने की उम्मीद अभी भी बाकी है। जफर साहब अच्छी बात है, देखते इलेक्शन के रिजल्ट में क्या होता है। फिलहाल अब वक्त की कमी है, मुझे ब्रेक लेना ही होगा, अदरवाइज हम काफी ये तो लंबी चर्चा है, बहुत कुछ बात कर सकते हैं। एक क्लोजिंग कमेंट आलोक जी का सर बताइए फाइनली। नहीं, मैं वही बात एक ही बात कह सकता हूं कि एक अभी तक के जो आकलन हुए उनमें शायद बहुजन समाज पार्टी की जो ताकत थी उसको थोड़ा अंडरमाइन किया गया, उसका अंडर करंट दिख नहीं रहा था कहीं भी, वो थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। दूसरी बात जो लोग कह रहे हैं कि वहां एक अभी जो प्रोजेक्शन वेणु ने कोट किया 180 और 160, मुझे ऐसी परिस्थितियां नहीं दिखती हैं कि वहां कुछ 180 160 या हंग असेंबली। मुझे लगता है कि सरकार तो बनेगी किसी एक की, किसकी बनेगी ये फैसला 11 मार्च को होगा। चलिए बढ़िया है, और बाजार और देश यही चाहता है कि कहीं भी इलेक्शन हो, किसी भी राज्य में हो, देश में हो, हंग असेंबली ना हो, निश्चितता नहीं हो। हाँ, जो मिले क्लियर कट मिले, जो जिसको आप बनाना चाहें साफ तौर पर बहुमत दे, नहीं बनाना चाहें ना दे। और उत्तर प्रदेश और बाकी 4 राज्यों के मतदाता भी मेरे ख्याल से इसी मन के साथ वोटिंग करेंगे। तो कल उत्तर प्रदेश में चुनाव का पहला चरण। आप सब महानुभावों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारा साथ देने के लिए। और इस बीच बाजार उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करते हुए दिखाए 8,800 से थोड़ा सा नीचे है निफ्टी। बैंक निफ्टी ने अब तक मजबूती की कमान संभाली है। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार की बात करेंगे, वहां किस तरह की ओपनिंग हो रही है, और आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।